आप सभी का गैमेट की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वर्ष 2010 टीजीटी की परीक्षा में आए हुए प्रश्न के दूसरे भाग के अंतर्गत प्रश्न संख्या 21 से लेकर के प्रश्न संख्या 40 का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है कि निम्न में से कौन सा तत्व राज्य को अन्य समुदायों और संगठनों से अलग करता है। पहला है भूभाग, दूसरा है प्रशासन, तीसरा है प्रभुसत्ता और चौथा है जनसंख्या। हम सभी लोग जानते हैं कि राज्य के मुख्य रूप से 4 तत्व होते हैं, जिसमें पहला तत्व जो होता है वह होता है भूभाग तथा दूसरा तत्व जो होता है वह होता है जनसंख्या। तीसरा तत्व जो होता है वह होता है सरकार और चौथा तत्व जो होता है वह होता है संप्रभुता। ये संप्रभुता जो है राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है, जो आंतरिक और बाह्य रूप से आज़ाद होती है। यह अपने आदेशों का सबसे पालन तो करवा लेती है, किंतु यह किसी दूसरे का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ पर जो चारों विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, इसमें प्रभुसत्ता ही एक ऐसा तत्व है जो राज्य के अन्य समूहों या समुदायों से अलग कर देता है। राज्य में जो अनेक समुदाय या संगठन होते हैं, चाहे वे परिवार हों या फिर अन्य संस्थाएं या समुदाय, सभी राज्य के अधीन होते हैं। सबके पास संप्रभुता संबंधी तत्व नहीं होता है, केवल राज्य के पास ही प्रभुसत्ता संबंधी तत्व होता है। प्रभुसत्ता होने से राज्य के पास दंडात्मक शक्ति आ जाती है, इसीलिए प्रश्न संख्या 21 में प्रभुसत्ता ही सही होगा। जो प्रभुसत्ता है वह राज्य की दंडकारी का तात्पर्य क्या है कि दंड देने वाली। दूसरा बाध्यकारी, यानी जो शक्ति है यह कानून के द्वारा यदि दूसरे के ऊपर लागू कर दिया गया तो इसे मानना ही पड़ेगा। यही दंडकारी और बाध्यकारी जो नेचर है, जो प्रकृति है प्रभुसत्ता का, यही उसे अन्य समुदायों, संगठनों, संस्थाओं से अलग कर देता है। तो एक बार फिर से कि प्रभुसत्ता या संप्रभुता, सॉवरेंटी है क्या? यह राज्य की सर्वोच्च बाध्यकारी शक्ति है जो आंतरिक और बाह्य रूप से आजाद है तथा इसकी इच्छाएं अपने राज्य क्षेत्र में लागू होती हैं या प्रभावी होती हैं। बिलोबी नामक विद्वान कहता है कि जो संप्रभुता होती है यह राज्य की सर्वोच्च क्या होती है? इच्छा होती है। तो संप्रभुता क्या है बिलोबी के अनुसार? राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। प्रश्न संख्या 22 है कि द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? 1 स्टालिन ने, 2 मार्क्स ने, 3 लेनिन ने और 4 माओ ने। तो द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक लेनिन ने लिखा है। लेनिन एक मार्क्सवादी विचारक था। कैसा विचारक? मार्क्सवादी।
लेनिन ने मार्क्सवाद के सिद्धांतों को रूस में, कहाँ पर, रूस में व्यवहारिक रूप प्रदान किया तथा वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से मार्क्सवादी सिद्धांतों को लागू किया। लेनिन एक मार्क्सवादी विचारक था। उसने मार्क्स की शिक्षाओं के सैद्धांतिक स्वरूप को व्यवहारिक रूप में बदलने का प्रयास किया है। इसने साम्यवादी दल के लिए एक क्रांति की अग्रपंथ की भूमिका को निर्धारित की, जहां कार्ल मार्क्स मानता था कि मजदूरों में जो चेतना है वह स्वतः अंदर से पनपेगी और उनके लिए किसी दल की आवश्यकता नहीं है। किंतु लेनिन ने कहा कि मजदूर वर्गों के लिए राजनीतिक दल का होना आवश्यक है और वह राजनीतिक दल साम्यवादी दल होगा। लेनिन विचारधारा की भूमिका को अस्तित्व को स्वीकार करता है। मार्क्स कहता है कि मजदूरों के लिए विचारधारा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो विचारधारा है यह पूंजीपति वर्ग की मिथ्या चेतना है। किंतु लेनिन मजदूरों के लिए भी, मजदूरों को संगठित करने के लिए, पूंजीपतियों का प्रतिरोध करने के लिए विचारधारा की भूमिका के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। अंततः जहां पर कार्ल मार्क्स कहता है कि एक राज्य के अंतर्गत ही जो है पूंजीपति अपने चरम रूप पर पहुंचेगा, इसलिए मजदूर जो आंदोलन करेंगे वह एक राज्य के भीतर ही करेंगे। किंतु लेनिन ने कहा कि पूंजीवाद ने अब अपना स्वरूप बदल करके साम्राज्यवादी कर दिया है, इसलिए जो संघर्ष होगा वह साम्राज्यवादी एक देश में ना होकर के अनेक देशों में होगा। लेनिन की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में प्रायः पूछ दी जाती हैं। उसमें क है स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, 1917 में इसने लिखा। दूसरी पुस्तक जो है एम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, 1917 में लेनिन ने लिखा। तीसरी पुस्तक जो है व्हाट इज टू बी डन, हमें क्या करना है, इस पुस्तक को लेनिन ने 1902 में लिखा। अगली पुस्तक जो लेनिन की है वन स्टेप फॉरवर्ड एंड टू स्टेप बैकवर्ड है। अगली पुस्तक मेटलिज्म एंड एम्पिरिक क्रिटिसिज्म लेनिन ने लिखा और हिस्ट्री ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन पुस्तक भी लेनिन की है। आप इन 5 पुस्तकें 6 पुस्तकें जो लिखी हुई हैं इनको आप याद कर लें, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह उपयोगी है। प्रश्न संख्या 23 है कि 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध, इस गौरवपूर्ण क्रांति को हम रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। कौन सी क्रांति? रक्तहीन क्रांति, क्योंकि इस क्रांति में रक्तपात नहीं हुआ था, बिना रक्तपात के ही सत्ता का परिवर्तन हो गया था। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है फ्रांस से, अमेरिका से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, तो इसका जो संबंध था वह था इंग्लैंड से। उत्तर संख्या 4 यहाँ पर सही होगा। इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति थी वह 1685 में एक ऐसी घटना घटी जब चार्ल्स द्वितीय के बाद इंग्लैंड की राजगद्दी पर जेम्स द्वितीय बैठा और जेम्स द्वितीय ने संसद के अनुमति के बिना कानूनों को रद्द करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। उसके इस कृत्य से जो संसदीय नेता थे
वे काफ़ी नाराज हुए। उन्होंने इसे हटाने के लिए ऑरेंज के राजकुमार विलियम तृतीय को आक्रमण के लिए इंग्लैंड पर आमंत्रित किया और जो है जेम्स इस बात से डर करके फ्रांस भाग गया। इस प्रकार से बिना किसी रक्तपात के सत्ता में परिवर्तन हो गया। इसलिए इस क्रांति को गौरवमयी क्रांति या रक्तहीन क्रांति 1688 के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 24 पर हम आते हैं कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, यह कथन किसका है? यह इसके पूर्व की परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। 1 लीकाक का, 2 गार्नर का, 3 गिलक्राइस्ट का, 4 लास्की का। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा गार्नर का। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, ऐसा गार्नर ने कहा है। गार्नर राजनीति विज्ञान के परिभाषाओं के परंपरागत राजनीति विज्ञान से संबंधित है। गार्नर राजनीति को राज्य का विज्ञान मानते हैं। इन्हीं के साथ परंपरागत परिभाषा के अंतर्गत सीले और लीकाक नामक विद्वान आते हैं। ये लोग राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानते हैं। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों का विज्ञान मानते हैं। इनमें गिलक्राइस्ट, गैटिल और लास्की नामक विद्वान प्रसिद्ध हैं। ये सभी जो परिभाषाएं हैं ये वस्तुतः राज्य के परंपरागत परिभाषा का प्रतिनिधित्व करती हैं। राज्य के परंपरागत परिभाषा के अंतर्गत राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन और राज्य और सरकार का दोनों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 25 है कि राज्य के उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? 1 दैवी सिद्धांत, 2 शक्ति सिद्धांत, तीसरा ऐतिहासिक सिद्धांत और चौथा सामाजिक समझौता का सिद्धांत। इसमें जो ऐतिहासिक सिद्धांत है इसे विकासवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। विकासवादी सिद्धांत ऐतिहासिक सिद्धांत को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिद्धांत मानता है कि राज्य जो है वह कई स्तरों पर क्रमशः विकसित होते हुए वर्तमान अवस्था तक पहुंचा है और राज्य के निर्माण में मूल सामाजिक प्रवृत्ति से लेकर के सामाजिक चेतना तक कई सारे तत्व उसमें शामिल हुए हैं। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत, इसमें जो काल्पनिक नहीं है वह विकल्प संख्या 3 ऐतिहासिक सिद्धांत है। यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत भी है। राज्य के उत्पत्ति के जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उनमें सारे सिद्धांत वह काल्पनिक हैं, यानी वह एक बौद्धिक विमर्श के फलस्वरूप अस्तित्व में आए हुए हैं। किंतु राज्य का जो ऐतिहासिक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या वैज्ञानिक सिद्धांत है वह मानता है कि राज्य के उत्पत्ति में किसी एक तत्व का योगदान नहीं रहा है, बल्कि उसके उत्पत्ति में, उसके विकास में कई सारे तत्वों ने अपनी भूमिका को निभाई है। जिसमें पहला तत्व वह मानता है कि मूल सामाजिक प्रवृत्ति। मनुष्य को अरस्तु कहता है कि एक सामाजिक प्राणी है और यदि कोई व्यक्ति समाज में नहीं रहता है तो यह तो पशु है या फिर देवता है। यानी मनुष्यों की एक मूल प्रवृत्ति होती है कि वे समूह, संगठन, समाज में रहना पसंद करते हैं। मनुष्यों की यह भावना ही उन्हें एक साथ रहने के लिए
प्रेरित करती है, तो जो पहला तत्व है वह है मूल सामाजिक प्रवृत्ति। दूसरा है रक्त संबंध। रक्त संबंध किनशिप जिसको कहा जाता है कि एक रक्त संबंध के लोग, एक खून के रिश्ते के लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं, एक तरह के पर्व, एक तरह के गीत, एक तरह के कल्चर आदि को मनाते हैं। तीसरा तत्व जो है धर्म है। राज्य के उत्पत्ति में धर्म तत्व का भी काफ़ी योगदान रहा है, क्योंकि धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो लोगों में आज्ञा पालन की भावना को पैदा किया, चाहे वह ईश्वर के प्रति डर के कारण रहा हो या फिर नैतिकता के कारण रहा हो। दूसरा शक्ति है। शक्ति के आधार पर भी जो है राज्यों की स्थापना होती है। वॉल्टेयर कहता है कि प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। अगला तत्व जो राज्य के उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत में जुड़ता है वह है आर्थिक गतिविधियों। आर्थिक गतिविधियों के फलस्वरूप व्यक्ति अपने हितों के सापेक्ष परस्पर व्यापार, व्यवसाय आदि करने के लिए एक साथ आते हैं, और इस तत्व ने भी राज्य के उत्पत्ति में अपना योगदान दिया है। अंतिम तत्व जो है वह है राजनीतिक चेतना। राजनीतिक चेतना एक ऐसा तत्व है जो राज्य की उत्पत्ति में सबसे प्रमुख तत्व के रूप में आता है। जो राज्य के ऐतिहासिक सिद्धांत है, इसमें प्रमुख जो इसके समर्थक विद्वान हैं वे हैं बर्क, आप देखिए, वर्गेश, ब्लंसली, मैकाइवर, गिलक्राइस्ट, मॉन्टेस्क्यू, लीकॉक, कैटिल, सर हेनरी मेन आदि विद्वान राज्य के उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 26 है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है। पहला है अमूर्त स्वरूप, दूसरा है काल्पनिकता, तीसरा है दार्शनिक पक्ष पर बल, और चौथा है तथ्यों के अध्ययन पर बल। आप देखें कि जो राजनीति विज्ञान है इसकी जो है दो धाराएं हैं। एक धारा परंपरागत राजनीति विज्ञान और दूसरा धारा जो है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है यह आप अरस्तु से लेकर के आप इसे द्वितीय विश्व युद्ध तक मान सकते हैं, और जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है इसका सीमा क्षेत्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर के आप वर्तमान तक खींच सकते हैं। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें परंपरागत राजनीति विज्ञान से संबंधित ये तीनों ऑप्शन हैं। चौथा जो तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया गया है यह परंपरा राजनीति विज्ञान से संबंधित न होकर के आधुनिक राजनीति विज्ञान से संबंधित है। परंपरागत राजनीति विज्ञान ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर के द्वितीय महायुद्ध तक राजनीति विज्ञान के अध्ययन के केंद्र में रहा है। अध्ययन के यह जो दृष्टिकोण है इसे आप परंपरागत दृष्टिकोण, शास्त्रीय दृष्टिकोण, आदर्शवादी दृष्टिकोण आदि भी कह सकते हैं। इस परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो सिद्धांत है इसके निर्माण और विकास में जिन विद्वानों ने अपना योगदान दिया है उनमें प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, संत अगस्टीन, एक्विनास, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, कांट, हीगल, ग्रीन आदि विद्वान हैं। आधुनिक युग में
परंपरागत राजनीतिक विज्ञान से संबंधित हैं लियोस्ट्रॉल, एरिक बोगोलिन, बर्टा डी जुवेनेल, माइकल ओकसाट, अन्ना हारेंट, क्रिश्चियन बे, हर्बर्ट मार्क्यूंजे, रॉल्स, सीबी मैकफरसन, यूजेन हेबरमास, मैकिंटायर और माइकल वाल्जर आदि संबंधित हैं। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है वह मुख्य रूप से कल्पना और आदर्शों पर आधारित है। इसके अंतर्गत यह विचार किया जाता है कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राज्य के लिए किस तरह से विचार अपनाए जाना चाहिए। मुख्य रूप से परंपरागत राजनीति विज्ञान जो है वह अपने प्रतिपादकों के व्यक्तित्व से प्रभावित है। यानी जो इस सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं उनके जो अपने नैतिक मूल्य रहे हैं, उनके जो अपने आदर्श रहे हैं, उनका जो अपना वैयक्तिक चिंतन रहा है, उससे परंपरागत राजनीति विज्ञान प्रभावित रहा है। परंपरागत राजनीति विज्ञान वस्तुतः मूल्यों पर बल देता है तथा यह राजनीति विज्ञान तुलनात्मक नहीं है, यह अतुलनात्मक तथा अत्यधिक औपचारिक है। वस्तुतः जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान है यह क्षेत्रीय अध्ययन तक सीमित है। इसके अंतर्गत यूरोपीय देशों का ही अध्ययन मुख्यतया किया गया है। नवविकसित नव स्वतंत्र एशियाई देशों का अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं है। इसका अध्ययन मुख्य रूप से चिंतन मूलक है, जिसका मुख्य विषय राज्य, सरकार आदि, संप्रभुता आदि है। इसमें अध्ययन के लिए जिन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है उसमें पहला है दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति के अंतर्गत विषय से जुड़ी हुए संकल्पनाओं को स्पष्ट किया जाता है तथा समाज के लिए उपयुक्त मूल्यों का और मानकों का निर्धारण किया जाता है। जैसे प्रतिनिधि शासन की व्यवस्था का नैतिक औचित्य क्या है। इस तरह के अध्ययन का दृष्टिकोण प्लेटो की रिपब्लिक तथा थॉमस मोर की यूटोपिया में प्रयोग किया गया है। दूसरा इसकी जो अध्ययन पद्धति है वह है ऐतिहासिक। इसके अंतर्गत वर्तमान की घटनाओं में समझ पैदा करने के लिए अतीत की तरफ झांकना जरूरी होता है। अतीत में जो घटनाएं घटी हैं इसमें यह ध्यान दिया जाता है कि उन घटनाओं से निपटने के लिए क्या उपाय अपनाए गए हैं, वर्तमान में हमारे लिए वह कितना उपयोगी हो सकता है। जैसे अगर हम भारत के वर्तमान राजनीति को समझना चाहते हैं तो हमें भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना जरूरी होगा। अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, हेगल, हेनरी मेन, जैक्स, मैकाइवर तथा कार्ल मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या की पद्धति में इस ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। इसमें जो एक अन्य पद्धति अपनाई जाती है वह है लीगल या कानूनी। इसमें अध्ययन के लिए एक कानूनी ढांचे पर विचार किया जाता है। जैसे भारत की राजनीति का अगर हमको अध्ययन करना हो तो भारत के राजनीतिक ढांचे के निर्माण के लिए जो संविधान बनाया गया है हमें उस संविधान का गहराई से अध्ययन करना होगा। न्यायालय भी संविधान के आधार पर अपने निर्णय देते हैं। न्यायालयों का जो दृष्टिकोण होता है वह दृष्टिकोण भी कानूनी अध्ययन पद्धति के अंतर्गत आता है।
इस अध्ययन पद्धति से थियोडोर बुल्से, वुडरो विल्सन, डाइसी, कार्टर, हर्ट्ज, न्यूमैन आदि विद्वान संबंधित हैं। परंपरागत अध्ययन पद्धति का एक दृष्टिकोण संस्थात्मक दृष्टिकोण है। इस अध्ययन पद्धति में संस्थागत औपचारिक संस्थाओं, विशेषकर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासनिक सेवाओं, स्थानीय स्वशासन के संगठन, उसकी कार्यविधियों आदि का अध्ययन किया जाता है। हरमन फाइनर, कार्ल जे फेडरिक, मॉरिस डुअर्जर, केसी फियर आदि विद्वानों ने संस्थागत पद्धति का प्रयोग किया है। आपने परंपरागत राजनीति विज्ञान को देखा, अब आप आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत कुछ विशेषताओं को देख लीजिए। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी एनालिटिकल अध्ययन किया जाता है। यह इंद्रियानुभविक होता है, यानी हम अपनी इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव करते हैं उस आधार पर अध्ययन होता है। इसमें राजनीतिक कारकों के साथ साथ अराजनीतिक कारकों और अनौपचारिक संस्थाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। इसका विषय क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। इसमें अंतर विषयक अध्ययन पद्धति पर जोर दिया जाता है, यानी राजनीति से संबंधित विषय वस्तु अन्य किसी विषय या क्षेत्र में मिलते हैं तो उसका भी प्रयोग राजनीति विज्ञान में किया जाता है। यह मूल्यों से मुक्त होकर के अध्ययन करता है, यानी व्यक्ति के मूल्य का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका अध्ययन मुख्य रूप से तथ्यात्मक और व्यवस्था अभिमुख होता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत विशेष रूप से आप देखिए व्यवस्था विश्लेषण उपागम, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम, राजनीतिक संस्कृति उपागम, राजनीतिक विकासवादी उपागम, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक अर्थव्यवस्था तथा मानवीय विकास उपागम आदि आते हैं। प्रश्न संख्या 27 है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक का नाम है। 1 रविन्द्रनाथ टैगोर, 2 महर्षि अरविंद, 3 महात्मा गांधी और 4 बीजी तिलक। गीता रहस्य जो पुस्तक है उसके लेखक बीजी तिलक हैं। गीता रहस्य पुस्तक को बाल गंगाधर तिलक ने जो है वह मांडले या कहाँ है, बर्मा में। जब इनको 6 वर्ष की सजा हुई थी तो उस समय इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक का लेखन कार्य किया था। तो इसमें आपने उत्तर देखा बीजी तिलक सही है। लोकमान्य तिलक के बारे में भी हम कुछ बातों को जान लेते हैं। लोकमान्य तिलक ये महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानी थे। वैलेंटाइन सिरोल ने इनको भारतीय अशांति का जनक कहा। ये उग्रवादी विचारधारा से संबंधित थे। 1905 में जब कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, बंगाल का विभाजन करने के पीछे कर्जन की मंशा उभरती हुई राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को रोकना और फूट डालो और राज्य करो की नीति लागू करना था। बंगाल विभाजन के दौरान इन्होंने स्वदेशी यानी अपने देश में बनी हुई वस्तुओं को इस्तेमाल करना या बना करके प्रयोग करना तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार कर देने का आंदोलन किया। इनका प्रमुख नारा
जो रहा है, जो काफ़ी प्रसिद्ध था, जिसे वस्तुतः जोसेफ वैफिस्टा ने लिखा था और यह मराठी में लिखा गया था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। इन्होंने 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जो अंग्रेजी में मराठा तथा मराठी में केसरी का प्रकाशन किया। केसरी में लिखे गए देश का दुर्भाग्य नामक लेख के कारण इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चला और ये 6 वर्ष के लिए माडले जेल भेज दिए गए और इसी माडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। तिलक के जो वकील थे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह मोहम्मद अली जिन्ना थे। एनी बेसेंट जो एक आयरिश महिला थी, इनके साथ इन्होंने मिलकर के 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान सबसे पहले स्वराज की मांग को उठाया। जन जागृति हेतु लोगों में जन जागरण पैदा करने के कारण इन्होंने महाराष्ट्र में जो घरों में मनाई जाने वाली गणेश पूजा थी तथा मराठों के सेनानायक शिवाजी के सम्मान में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव को प्रारंभ किया। यानी बाल गंगाधर तिलक हिंदी भाषा के हिमायती थे और चाहते थे कि लोग देवनागरी लिपि का प्रयोग करें। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं गीता रहस्य, द आर्यन और द आर्कटिक होम इन द वेदाज हैं। प्रश्न संख्या 28 है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? 1 1921, 2 1924, 3 1931 और 4 1938। तो महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए केवल एक बार। कितने बार? केवल एक बार। महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था यह कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। और कर्नाटक में एक स्थान है बेलगांव, यहीं पर यह सम्मेलन हुआ था और इसी में महात्मा गांधी पहली बार अध्यक्ष चुने गए। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अहिंसा और असहयोग, क्या? अहिंसा और असहयोग नामक अस्त्र को अपनाने का निर्णय लिया। प्रश्न संख्या 29 है कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। यह विचारधारा किससे संबंधित है? सिकंदर महान, मुसोलिनी, माओ से तुंग, हिटलर। तो इसमें जो उत्तर होगा वह होगा मुसोलिनी। मुसोलिनी जो था वास्तव में यह फांसीवादी विचारधारा से यह संबंधित था। प्रश्न संख्या 30 है कि संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है? 1 5वीं अनुसूची, 2 6वीं अनुसूची, 3 7वीं अनुसूची और
4 8वीं अनुसूची। तो इसमें जो उत्तर होगा वह होगा 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र राज्य में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। भारतीय संविधान में जो 7वीं अनुसूची है, इस 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है, जिसमें पहली है केंद्र सूची, और दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। अब आप देखिए कि केंद्र सूची है, इस केंद्र सूची पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार केंद्र को है, और राज्य सूची में नियम या कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, तथा समवर्ती सूची में जो भी विषय दिए गए हैं, इनके में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? 1 जयप्रकाश नारायण, 2 रविन्द्रनाथ टैगोर, 3 राजा राम मोहन राय, 4 जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें राजा राम मोहन राय उत्तर सही होगा, विकल्प संख्या 3, और इन्हीं को राष्ट्रवाद का जनक तथा इन्हीं को आधुनिक भारत का निर्माता, क्या आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा, आधुनिक भारत का जनक तथा भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का जो प्रमुख कार्य है, इन्होंने भारत में प्रचलित सती प्रथा का उन्मूलन किया। इनकी भाभी जो 17 वर्ष की आयु में थी, विधवा होने पर इन्हें जला दिया गया, जिससे इनका हृदय काफ़ी आहत हुआ और इन्होंने विधवा स्त्रियों के जलाए जाने वाली प्रथा का विरोध किया। ये बाल विवाह के भी विरोधी थे, ये बहुविवाह भी नहीं चाहते थे, जाति प्रथा के अंत के लिए भी इन्होंने कार्य किया तथा इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन करके एकेश्वरवाद में अपना विचार व्यक्त किया। अरबी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है तुहफत उल मुहाहुद्दीन है। 1915 में इन्होंने आत्मीय सभा तथा 1928 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जिस शासक से मिली, उनका नाम अकबर द्वितीय था। क्या था? अकबर द्वितीय। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें भारतीय इतिहास का एक चमकदार सितारा कहा है। प्रश्न संख्या 32, सत्ता का विलय एक विशेषता है संसदीय सरकार की, अध्यक्षीय सरकार की, इनमें से दोनों की, इनमें से किसी की नहीं। तो इसमें जो उत्तर होगा वह होगा संसदीय सरकार की, क्योंकि संसदीय सरकार में जो सरकार बनाता है वह बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, यानी विधायिका में उस दल का क्या होता है? बहुमत होता है,
और जो मंत्री आदि होते हैं सरकार में वे विधायिका के सदस्य होते हैं, और ये जो मंत्रिमंडल है यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें विधायिका जो है वह कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण लगाती है, एक दूसरे से ये संबद्ध होते हैं। तो इसमें पहला उत्तर संसदीय सरकार सही होगा। प्रश्न संख्या 33 है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। 1 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, 2 सुभाष चंद्र बोस, 3 अवराज सर्वपल्ली, 4 जयप्रकाश नारायण। तो इसमें जो उत्तर सही होगा सुभाष चंद्र बोस होगा। सुभाष चंद्र बोस ने ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इस ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने उत्तर प्रदेश के एक जिला है जिसका नाम है उन्नाव। कहाँ? उन्नाव। उन्नाव में एक स्थान है जिसे मकरौरा कहा जाता है, मकरौरा। इसी मकरौरा में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और यह फॉरवर्ड ब्लॉक जो था एक वामपंथी दल था। कैसा दल था? वामपंथी या दक्षिणपंथी नहीं था। यह 1939 में यह बनाया गया और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ही एक गुट के रूप में, क्या एक गुट के रूप में यह पैदा हुआ था। इस फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। प्रश्न संख्या 34 है कि महात्मा गांधी ने अपना गुरु किसे स्वीकार किया था? फिरोज शाह मेहता को, दादा भाई नौरोजी को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, गोपाल कृष्ण गोखले को। इसमें चौथा विकल्प गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया था। महात्मा गांधी जब लंदन से लौट करके भारत आए और भारतीय राजनीति में वे प्रवेश करना चाहते थे, तो उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सलाह दिया कि वो पहले पूरे भारत की दौरा करें, भारत के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझें, फिर अपना पैर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जमाएं। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 दल थे, एक नरम दल सूरत विभाजन के बाद, एक गरम दल। नरम दल के लोग उदारवादी संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे, और जो गरम दल के लोग थे जिसमें बाल गंगाधर तिलक यानी लाल बाल पाल आदि थे, ये लोग क्रांतिकारी और हिंसक, क्या हिंसक साधनों में विश्वास रखते थे। गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित एक सवाल परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि उन्होंने एक सोसाइटी का गठन किया था जिसका नाम सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी था। इन्होंने एक समाचार पत्र जो अंग्रेजी में छपता था उसका नाम था द हितवाद। क्या नाम था? द हितवाद नाम इसका था। संख्या 35 है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय कहा है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 51। तो इसमें जो उत्तर सही होगा अनुच्छेद 32। इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय कहा था। क्या कहा था? संविधान का हृदय कहा था। अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय कहा था।
अनुच्छेद 32 जो है एक तरह का मौलिक अधिकार है, और यह जो मौलिक अधिकार है यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकता है, जिसके अंतर्गत पहला जो रिट होता है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य है जिसको बंदी बनाया गया है उसे प्रत्यक्ष किया जाए 24 घंटे के अंदर। यदि पुलिस किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर लेती है, बंदी बना लेती है, तो कोई व्यक्ति या उससे संबंधित सर्वोच्च न्यायालय में यह रिट दायर कर सकता है कि उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए। दूसरा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा यानी किस अधिकार से आपने किसी पद को धारण किया है, सर्वोच्च न्यायालय यह पूछ सकता है। परमादेश। परमादेश यानी हम आदेश देते हैं। यदि कोई लोक सेवक अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय एक आदेश जारी करता है जिसे परमादेश कहा जाता है। प्रतिषेध। प्रतिषेध का तात्पर्य होता है रोक देना। मान लीजिए कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के निर्णय की कार्रवाई या मुकदमे की कार्रवाई कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरोध में प्रतिषेध रिट जारी कर सकता है। उत्प्रेषण। यदि कोई मामला लंबित है तो न्यायालय उसे अपने पास मंगा सकता है। प्रश्न संख्या 36 है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मिलती है? अनुच्छेद 12, 351 तथा 356 से, अनुच्छेद 12, 151 तथा 156 से, अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से, अनुच्छेद 21, 24 और 25 से। तो इसमें जो उत्तर सही होगा अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 254 से न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मिलती है। तो अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13(1) में कहा गया है कि संविधान के लागू होने से पूर्व जो कानून हैं यदि वे मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं तो वे शून्य माने जाएंगे। दूसरा 13(2) के अधीन यह बात कही गई है कि राज्य ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं करेगा जो मूल अधिकारों को कम करती हैं या उसे छीनती हैं। 13(4) में यह कहा गया है, लेकिन इन अनुच्छेदों की कोई बात संसद को अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में संशोधन करने से रोकेगी नहीं। अनुच्छेद 251 क्या है? अनुच्छेद 251 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 249 और 250। 249 क्या है? राज्यसभा को शक्ति है कि वह राज्य सूची के कानूनों पर या विषयों पर कानून बना सकता है। अनुच्छेद 250 भी जो है वह इसी से संबंधित है। यदि किसी विधि पर राज्य और केंद्र में गतिरोध होता है तो केंद्र की विधि प्रभावी होगी। यदि उस विधि पर राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है तो राज्य की विधि प्रभावी होगी। अनुच्छेद 254
संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्य द्वारा बनाई गई विधियों में गतिरोध होने पर संसद की विधि प्रभावी होती है, किंतु समवर्ती सूची पर राज्य कोई कानून बनाता है और राष्ट्रपति के विचार के लिए वह आरक्षित है, तो वह राज्य का कानून लागू होगा। प्रश्न संख्या 37 है, निम्न में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 बी.एन. राव, 3 महात्मा गांधी, 4 भीमराव अंबेडकर। तो आधुनिक मनु जिसको कहा जाता है वह कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। 38 है कि हमारे देश में किसी राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? 1 मुख्यमंत्री, 2 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्यपाल और 4 मुख्य सचिव। तो हमारे देश में किसी भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान होता है वह राज्यपाल होता है। यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 3 ही सही है। कार्यपालिका शक्ति का प्रधान जो होता है वह कौन होता है? राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 39 है कि हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? नकारात्मक है, सकारात्मक है, इनमें से दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो हमारे संविधान के भाग 3 में जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है यह सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है, अतः इसमें दोनों सही होगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित जो मौलिक अधिकार हैं उसमें जो धर्म की आज़ादी है वह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। प्रश्न संख्या 40 है कि भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है? 1 संसद को, 2 लोकसभा को, 3 राज्यसभा को, 4 विधान मंडल को। तो भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का जो अधिकार प्राप्त है वह प्राप्त है संसद को। विकल्प संख्या 1 सही है। भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का जो अधिकार है वह संसद को है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह कहा गया है कि नागरिकता के अर्जन, उसकी समाप्ति या इससे संबंधित अन्य कोई विषय है, इस पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को है। संविधान में नागरिकता संबंधी जो प्रावधान किया गया है वह संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 के अधीन किया गया है। इस तरह आपने प्रश्न संख्या 21 से लेकर के प्रश्न संख्या 40 का अध्ययन कर लिया। धन्यवाद।